हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर देख रहे हैं। यदि आपको परीक्षा में यूपी बोर्ड का ये अंशाल पेपर है, यदि आपको 95 प्लस लाना है तो आपको अंशाल पेपर सॉल्व करना होगा। यदि आप अंशाल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मैथ में कोई 95 प्लस लाने से रोक नहीं सकता है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं। ये हमारा 2023 का पेपर है, मैथ का अंशाल पेपर 2023 यूपी बोर्ड का है। ये सेट नंबर 6 है, 2023 का सेट नंबर 6 और पेपर कोड आपका दिया गया है 822 EB। आइए इसमें हम प्रश्नों को देखते हैं। मैथ है, कक्षा 10 है, सेट नंबर 6 है, 2023 का 822 EB। पूर्णांक 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। कुछ निर्देश होंगे जो दिया रहेगा, इसमें निर्देश नहीं लिखा गया है। निर्देश को इसका सेट नंबर 1 जा करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आपके निर्देश हो गए। अब हम आते हैं, इसमें 20 प्रश्न आएंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक एक नंबर का होगा, जिसमें केवल आपको ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद हम आएंगे तो इन 20 प्रश्नों के बाद तो यहाँ हमको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कुल 20 प्रश्न आएंगे और एक एक नंबर का होगा। इसमें केवल आपको ऑप्शन चुनना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? इसमें से बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो सहअभाज्य। सहभाज्य का मतलब दोनों का एचसीएफ केवल एक होना चाहिए, बाकी एक के अलावा किसी और संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। जैसे 31 से काटेंगे तो 31 इक्का 31 तिहैया 31 से कट जाएगा। 7 इक्का 7 त्रिक ये भी हमारा 7 से कटेगा। 5 इक्का 5 तिहाई ये भी हमारा 5 से कट जाएगा। 18 और 25 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो हम 144 का अगर खंड करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3। अब ये बन जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ये 144 का हमें खंड मिला। घात हमारे 4 और 2 हैं, तो घात को जोड़ेंगे तो 4 + 2 बराबर आपको 6 मिलेगा। और यही पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, और 6 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह के आगे अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला स्टार लगा हुआ इस वर्ष 2025 की परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो आपको यह प्रश्न नहीं लगाना है। 4 नंबर है कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। आइए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो यहाँ पर x का मान 6, y का मान हम 2 रखेंगे। तो 2 × 6 + 3 × 2, y का मान 2 है, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 और 6 18 पहला बन गया। फिर x का मान 6 - 2 × 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया। तो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी मानों को x और y के स्थान पर रखेंगे तो देखेंगे राइट वाला आपको बराबर नहीं मिलेगा। अगला हम ले लेते हैं, स्टार लगा है, तो ये भी हमारा इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 6 नंबर कि कह रहा है यदि 1/x² - 2 = 1/7 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम 2 रखते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। 1/7 आना चाहिए था, तो पहला कैंसिल हो गया।
एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर 1 माइनस 2 तो 1 बटा ये मिलेगा माइनस 1/1। ये भी 1/7 नहीं आया तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 रख देंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 9 माइनस नीचे 2 है और 1/9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा तो 1/7 हमें मिल गया। इसका मतलब हमने मान कौन से रखा, सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ये यक्स का मान है। यक्स का मान यहीं रख करके हल करेंगे, जिसमें 1/7 आ जाएगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिला। 7 नंबर है, व्यास ए बी की एक वृत्त का केंद्र कह रहा है 2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 4 हो तो ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका व्यास बन गया, एक सिरा ए एक सिरा बी। यहाँ केंद्र बना और केंद्र का निर्देशांक 2 माइनस 3 दिया गया है और बी का निर्देशांक 1 और 4 है। तो यहाँ बी का निर्देशांक 1 और 4, ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, चूंकि जो केंद्र होता है इन दोनों के बीच में होता है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान x, x2 का मान 1 बटे 2 बराबर पहला मान आ जाएगा 2। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4 हो गया, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 1 बनेगा तो 3 आएगा। तो पहला मान 3 चाहिए, यहाँ 3 है, दूसरे में भी 3 है यानी डी में, बाकी और कहीं नहीं है। तो ये और ये पहले से कैंसिल हो गए। अब अगला आ जाएंगे तो 4 प्लस वाई या वाई प्लस 4 बटे 2 मध्य बिंदु बराबर वाई का मान माइनस 3। तिर्यक गुणा करेंगे तो वाई प्लस 4 बराबर मिल जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 होगा, 4 ले जाके और घटा देंगे तो बन जाएगा -6 - 4 बराबर -10। तो दूसरा मान -10 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें -10 है इसमें +10 है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 8 नंबर, 3x² - 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर होने के लिए विविक्तिकर डी बराबर 0 होना चाहिए और हम तुलना करते हैं इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हमें 3 मिलेगा, b बराबर यहाँ से -12 मिलेगा, c बराबर हमें मिल जाएगा प्लस k। अब d बराबर 0 क्योंकि मूल बराबर हैं। मूल बराबर के लिए विविक्तिकर d बराबर 0 होना चाहिए और d मीन्स b² - 4ac, ये बराबर 0 होगा। b का मान यहाँ से -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान k मिल जाएगा बराबर 0 होगा। तो 12 बराबर हमें 144 प्लस बन जाएगा, 4 तिहाई 12 के बराबर 0 होगा। ये दूसरी तरफ जाएगा राइट में प्लस होगा तो 144 बराबर 12 के मिलेगा, 12 से भाग दे देंगे तो 144 बटे 12, 12 पर हमें 144 हमारा आंसर 12 आएगा और 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी किसी ऑप्शन में आपका 12 नहीं दिया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8 के बाद 9वां। 9 में क्या दिया है कि दो आकृतियां, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। दो आकृतियां जैसे आकार समान हो तो इस तरह को हम समरूप कहते हैं। इसको समान आकृति नहीं समरूप आकृतियां कहते हैं। यही ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और समरूप में भुजाओं का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। तो आगे आ जाएंगे 10 नंबर में स्टार लगा है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये भी नहीं आएगा तो इसको आपको नहीं सॉल्व करना है। अगर किसी भी पेपर में आपको 95 लाना है तो आप उसका अनसॉल्व पेपर 10-12 पेपर अगर आप अनसॉल्व को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी 95 से कम लाने से रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए।
एक पेपर में सॉल्व करेंगे आपको कुछ ही प्रश्न आएगा, दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से किताब से देख देख के जहां समस्या हो सॉल्व करिए और हल करते चले जाएंगे। जब आप 3-4 पेपर हल कर लेंगे अनसॉल्व का तो आपको लगने लगेगा कि अब हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम किसी भी सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर पा सकते हैं। तो इस तरह से मैथ का अनसॉल्व यहाँ पर डाला जा रहा है। अगर आपको ये पसंद आएगा, बढ़िया आपका यानी शेयर और कमेंट बाकी सब आएंगे तो साइंस का जो अनसॉल्व होगा वह भी आपका डाल दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। 2024 के सभी सेटों सातों को डाल दिया गया है। 2023 का ये सेट नंबर 6 है, तो सेट नंबर 1 2 3 4 5 तक डाल चुके हैं। ये सेट नंबर 6 आपका है, इसको डाला जा रहा है। और हम आपको लास्ट में बताएंगे, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल में। आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर लिखा हुआ है उसको आप जा करके सॉल्व कर सकते हैं। सब वीडियो एक जगह देख सकते हैं। 11 नंबर में आपका स्टार लगा हुआ है, ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। 12 नंबर में स्टार है तो ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। 2023 में पूछा गया था, लेकिन 2025 में चूंकि सिलेबस कट गया है तो जो जो प्रश्न सिलेबस से कटे हुए हैं वहाँ पर स्टार लगा दिया गया है, अर्थात वह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेंगे। आगे हम आ जाएंगे 30 नंबर 13, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कासेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे, इस टाइप का अगर एक मान दे करके किसी का भी मान पूछे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। एक जगह थीटा लिख देंगे, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर है 8/15 और tan थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपको क्या मिला 8, कोण के सामने की भुजा लंब होगी और नीचे वाली आधार होगी, ये हमारा कर्ण कहलाएगा। तो अगर हम बात करें ए बी सी, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 15 15 में 225, दोनों को जोड़ देंगे 289 आएगा और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 17 हो जाएगा। ए सी बराबर 17 यानी इसका मान 17 मिल गया। अब आपको चाहिए कासेक थीटा, तो कासेक थीटा का मतलब साइन का उल्टा, साइन मीन्स लंब बटे कर्ण और कासेक मीन्स कर्ण बटे लंब। तो ये बनेगा हमारा कर्ण बटे लंब होगा। अब कर्ण का मान देखेंगे तो 17 आएगा और लंब का मान देखेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर 17/8 और 17/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 13 के बाद। 14 नंबर में क्या दिया गया है, करा 14 नंबर कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ आ जाएंगे, थीटा यहाँ मिसप्रिंट है तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास है 2 cos 3 थीटा और ये बराबर 1 है, तो ये बनेगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और काश ये 60 अंश का मान होता है तो काश इक्वल है तो 3 थीटा बराबर 60 मिलेगा और थीटा बराबर 60, 3 का गुणा है भाग हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो 20 अंश आएगा और 20 अंश हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें जिससे उनका भी आपका नंबर बढ़ सके। 15 नंबर कराए 2 वृत्तों, 15 में हमारा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो आइए, चूंकि हमें अब ज्ञान नहीं, अब हमें नंबर गुलियाना है, नंबर बटोरना है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को इकट्ठा कर लिया जाए। तो 16 में यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों
को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ उसने कहा दो अर्धगोला है, एक आधा गोला ये हो गया, एक आधा गोला ये हो गया, और कह रहा है दोनों के आधारों को आपस में जोड़ दिया गया। जब हम इसको ला के इसके ऊपर जोड़ेंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, और पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 4πr²। इसलिए इसका आंसर 4πr², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला हमारा 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, और तीसरा बहुलक होता है। यही 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। इनके अलावा जो होगा वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो पहला माध्य का मतलब समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका या माध्यक, तीसरा बहुलक है, चौथा जो मानक विचलन दिया है यही हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या दिया है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। जब संख्याएं लगातार हों, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक लेना है। इस तरह से जब सभी संख्याएं यानी समांतर माध्य के रूप में हो, अंतर समान हो, तो अगर माध्य निकालना है तो पहला और अंतिम जोड़ के 2 का भाग, 9 1 10 हो जाएगा, और 2 का भाग दे देंगे 5 आएगा, और यही आंसर बनेगा 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 पूरे को जोड़कर 9 संख्याएं हैं, 9 से भाग देंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगला है 19 नंबर। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। हर पेपर में इस सूत्र से संबंधित एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसमें हमारा सूत्र है बहुलक। बहुलक हर पेपर में आप देखेंगे मिलेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक कहिए या माध्यिका, -2 माध्य। तो यहाँ आएंगे 3 अक्षर है, 3 माध्यक है, 2 अक्षर है तो 2 माध्य है। ये सूत्र है। तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, और इसका मान 16 दिया हुआ है, -2 गुणे माध्य, माध्य 15 दिया गया है। तो 16 तिया 48 बनेगा, और 15 दूना 30 बनेगा, घटाएंगे तो 8 और 1 18 बन जाएगा, और 18 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सूत्र से संबंधित हर पेपर में एक प्रश्न दिया गया है। तो ये इस टाइप का जो सूत्र है ये इम्पॉर्टेंट है। अगला, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम 10 प्राकृतिक संख्याएं ले लें और उनकी माध्यिका निकालें, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब एक हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इनकी माध्यिका माने बीच में आने वाला, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 पद बचे हुए हैं, तो 2 में मध्य में पद आ गए हैं, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो 5 + 6/2 11/2 भाग देंगे 5.5 आएगा। यानी इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख करके माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका, और यह बराबर होता है कि अगर पदों की संख्या सम हो, चूँकि यहाँ n का मान 10, 10 का मतलब सम है, तो सम हो तो उसके लिए सूत्र है n/2 पद का मान, पद का मान, और प्लस होता है n/2 + 1 पद का मान, पद का मान और बटे 2। तो n/2 माने 10 है, तो 10/2 वे पद का मान, और प्लस 10/2 + 1 पद का मान और बटे 2। तो काटेंगे पाँचवां पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, और यहाँ काटेंगे 5 + 1 छठवां,
दोनों जोड़कर 2 का भाग, यही दोनों को हमने जोड़ा है और 2 का भाग दे दिए तो यही आंसर आ गया। तो हमारा आंसर बना 5.5 और 5.5 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दे दिया है उसको देखते हैं। खंड ब आ गया। इस खंड ब में जो पहला क्वेश्चन आएगा क ख ग घ अंग और च, कुल 6 रहेंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर का आएगा। इसमें सभी खंड आपको करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। वही लिखा है सभी खंड कीजिए। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो वहाँ लिखेंगे खंड ब, यानी आपको मिलेगा खंड ब प्रश्नोत्तर 1 क, इतना लिख करके तब नीचे लिखेंगे हल। अब यहाँ से आएंगे तो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना 5 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, उसने कहा है अपरिमेय, तो हम मानेंगे परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होगा तो निश्चित है कि ए बाई बी के रूप का बनेगा। तो ये ए बाई बी के रूप का होगा, जहाँ ए बी, अब ए बी है क्या, जहाँ ए बी सह अभाज्य पूर्णांक, यानी दोनों में कुछ कॉमन न हो, केवल यह सी एफ एक कॉमन हो, तथा बी नॉट इक्वल टू 0, इतना आपको लेना है कि हम मानेंगे ए भी पूर्णांक है बी भी पूर्णांक है और दोनों में केवल यह सी एफ एक होगा, अर्थात दोनों सहभाज्य हैं और उसके साथ साथ नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे आएंगे तो करणी एक तरफ बाकी संख्या एक तरफ करेंगे। तो करणी में 3 बराबर ए बटे बी, और ये चला जाएगा तो -5, क्योंकि +5 है, दूसरी तरफ जाएगा -5 बनाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे, ए -5 बी बटे बी होगा और ये बना करणी में 3। यहाँ ध्यान देना है ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, 5 का गुणा कर देंगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाया जाता है तो पूर्णांक आता है। तो ऊपर पूर्णांक मिल गया, नीचे आपने कहा है बी भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या बन गई। लेकिन करणी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, इसलिए विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया। तो पहले तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि, अब यही लिखना है, चूंकि a -5 b बटे बी एक परिमेय संख्या, जबकि या तथा जो राइट में माने लेफ्ट में है क्या है, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपरिमेय है ये बराबर नहीं होगा किसके, परिमेय के। इसलिए विरोधाभास के कारण 5 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे हम यही लिखेंगे, इसलिए विरोधाभास के कारण 5 + 3 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने परिमेय माना था लेकिन उल्टा सिद्ध हो गया, तो इसलिए हमारा परिमेय माने थे तो उसका उल्टा अपरिमेय बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 का क, और ये आएगा आपका 2 नंबर में, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर में आएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि ख
कि यदि काश ए बराबर कणिम 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आएंगे, फिर वही लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 1 ख। इस तरह से हम डाल देंगे, फिर लिखेंगे हल। परीक्षा में इसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो लिखेंगे क्या, काश ए बराबर कणी में 3/2 ये दिया है। इससे आएंगे तो ये काश कई अंश का मान है वही लिखना है। चूंकि साइन 60 का मान है और काश 30 का मान है तो इसको हम काश 30 लिख देंगे। काश काश के बराबर है तो ए बराबर 30 अंश आ जाएगा। तो ए बराबर आपको 30 अंश है। ये काटा नहीं जाता है, केवल तुलना की जाती है और तुलना में दोनों ओर के मान आपस में बराबर हो जाते हैं। अब आगे आ जाएंगे, मान हमें निकालना है साइन 2a का। तो ये बराबर साइन 2a, ए माने 30 अंश, अर्थात ये बना साइन 30 30 60 अंश, और साइन 60 का मान भी वही होता है कणिम 3/2। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी हमारा खंड ब का प्रश्नोत्तर 1 का ये ग है। तो यहाँ हम लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 1 का ग। हम आगे आ जाएंगे, इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले तो हमें आयतन चाहिए, फिर क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ चाहिए, और क्या चाहिए, आधार की त्रिज्या चाहिए। यही 3 चीज़ें चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में पहले आएंगे तो लिखेंगे क्या, ये दिया है बेलन, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r² h। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर एक चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र चाहिए, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। इसको 2 बना लेंगे। अगला एक और चाहिए बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या यहाँ है क्या, बेलन की त्रिज्या r है। अब उसने दिया कि अगर हम बेलन के आयतन का 2 गुना कर दें तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो हम देखेंगे इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब हम यहाँ बनाएंगे बेलन का आयतन गुणे 2, और ये बराबर होना चाहिए किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ गुणे त्रिज्या। यही दिखाना है कि यही बराबर होगा। तो आइए बेलन का आयतन लेते हैं। तो बेलन का आयतन यहाँ हमने लिखा πr² h गुणे 2 बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ हमने लिखा 2πr/h और गुणे r, क्योंकि त्रिज्या r है। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये बना 2πr² h बराबर, तो ये भी बन गया 2πr मिलके r² हो गया इंटू h हो गया। तो हमें क्या मिला, दोनों तरफ बराबर हैं। अब वही लिखेंगे, अतः बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आगे यही आपको लिखना है। अब आगे लिख देंगे कि अतः बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के
बराबर बराबर होता है। इस तरह से अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का खंड ब के प्रश्न संख्या 1 का ग। आगे हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का घ। आइए घ में देखते हैं क्या दिया है। कराए निम्न, घ में है हमारा कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब मध्य पद, और मध्य पद का जो सूत्र होता है यानी माध्यिका, इसमें भी हम वही लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 1 का ये घ दिया है, प्रश्नोत्तर 1 का घ। तो हल आएंगे, हल में क्या मिलेगा, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F होता है इंटू H होता है। तो पहले तो हमें CF निकालना पड़ेगा। इस CF को निकालने के लिए हमें चार्ट चाहिए। एक लिखेंगे वर्गांतर या वर्ग अंतराल, दूसरा है बारंबारता, तीसरा है संचयी बारंबारता जिसको CF कहा जाता है। तो वर्ग अंतराल में क्या मिलेगा, यही ऊपर का मान रख देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक हमारा हो चुका है। यहाँ 40 से 50 तक बन गया। अब अगला लिखेंगे 2 8 30, 2 8 30, 15 5, तो 15 5। संचयी बारंबारता के लिए पहला पद ज्यों का त्यों, दूसरे में दोनों जोड़ के लिखेंगे। तो 8 2 10, 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 बन जाएगा 55। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 60 यानी 60, ये भी जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए और यही n बराबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। तो 60/2 भाग दे दिए 30 आया। अब इसमें खोजेंगे संचयी बारंबारता, किसमें 30 मिलेगा, तो 2 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा, कम से कम 40 में 30 मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। तो ये अंडरलाइन करने के बाद ये जो माध्यिका वर्ग कहलाएगा, इसके जस्ट ऊपर का CF बनेगा और ये F बनेगा। इसमें जो कम वाला मान होगा यही L1 बनेगा, या इसी को L कहते हैं। तो L1 का मान यहाँ से मिल जाएगा 20 प्लस n/2 का मान यहाँ से मिलेगा 30 माइनस CF का मान ऊपर से मिलेगा 10। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 और बटे F का मान यहाँ से मिल जाएगा 30 गुणे H का मान, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर 10 मिलेगा। अब ये 0 0 से निपट जाएगा, यहाँ मिलेगा 20, 30 में से 10 हमने घटा दिया तो बन गया 20 और बटे 3, 3 छक 18 हो गया यानी 6.2 बचा। फिर 0 3 छक 18, 6 आता जाएगा तो इसको हम 20 26.67 या 26.7 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा प्रश्नोत्तर 1 का घ का और इसका आंसर मिला 26.67 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं तो प्रश्नोत्तर 1 का ये खंड ब का, ये हमारा खंड ब का 1 का अंग है। तो यहाँ हम लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 1 का अंग, ये भी हमारा 2 नंबर में आएगा। तो यहाँ आ जाएंगे हल में क्या दिया है, पहले हम प्रश्न लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को
मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमारा दो बिंदु है। एक बिंदु ए मान लीजिए ये दिया है -1 है 7। दूसरा बिंदु हम ले लेंगे जो बी बनेगा और इसका निर्देशांक है 4 - 3। अब यहाँ पर अनुपात दे दिया है 2:3। ये बनता है x1 y1, ये बनेगा x2 y2 और ये बनेगा m1 m2। अब हमारा जो सूत्र होता है वह सूत्र मिलता है यानी एक्स वाई ये बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अंतः विभाजन का वही हम लगाएंगे क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। अगला है इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये तो हमारे सूत्र हो गए। अब इसी में सब मान को हम फिट करेंगे। तो आइए m1 का मान यहाँ से 2 ले लेंगे और x2 का मान यहाँ से 4 ले लेंगे, m2 का मान यहाँ से 3 ले लेंगे और x1 का मान यहाँ से -1 ले लेंगे। और नीचे हमारा क्या मिलेगा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, 2 + 3। इसी तरह से अगले में आएंगे तो कामा लगा के m1 फिर 2 होगा और y2 यहाँ से -3 होगा प्लस m2 यहाँ से 3 मिलेगा और y1 हमें मिलेगा यहाँ से 7 बटे m1 प्लस m2 होगा। अब आगे आ जाएंगे तो इसी को हमें हल करना है और निर्देशांक ज्ञात करना है। तो 4 दूनी 8, 3 1 3 -3 और 3 2 5 बना। आगे आ जाएंगे 3 दूनी 6 -6, 3 7 21 प्लस 21 और बटे 5 मिला। तो यहाँ 8 में से 3 घटा दिए तो 5 बटे 5 मिला और 21 में से 6 घट गया तो 15 बटे 5 मिला। कामा होगा 5 1 5 हो जाएगा और इधर काटेंगे 5 3 15 आएगा। हमारा आंसर 1 3 आ जाएगा और यही आंसर हमारा मिल जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिला? ये प्रश्नोत्तर 1 का अंग था खंड ब का, जिसका आंसर मिला 1 और 3 और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं च नंबर। अभी इसमें एक और है च और च में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। अब अगला नेक्स्ट हमारा जो आता है वह आता है क्वेश्चन नंबर 2 खंड ब का। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें कुल 6 मिलेंगे क ख ग घ अंग और च। तो कुल 6 मिलेंगे जिसमें से आपको जो जो प्रश्न आता है उसमें से 5 कर देंगे, एक को आप छोड़ देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसमें क वाले को ले लेते हैं और प्रत्येक इसमें 4 अंक का होगा। तो क्या दिया है क में कि ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y बराबर 2, 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। तो हम जानते हैं हमारा जो समीकरण होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको हल करने की कुल 4 विधियां होती हैं। एक ग्राफ विधि, दूसरा होता है विलोपन, तीसरा होता है हमारा प्रतिस्थापन और उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि, जिसमें पहला ग्राफ विधि है। तो आइए ग्राफ से इसका मान निकालते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं और देखेंगे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, दोनों समीकरण एक के ऊपर जाएंगे। इसका मतलब इसका हर जगह कटेगा और अनंत या अनेक हल होंगे। तो पहला समीकरण हम यहाँ फिर वही लिखेंगे हम खंड ब। ये होगा खंड ब प्रश्नोत्तर 2 और इसका क। तो यहाँ आ जाएंगे हल।
हल में पहला काम हमारा दोनों समीकरण उतार लेंगे। तो 3x माइनस वाई बराबर 2 है, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। दूसरा है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 6 है, इसको हम 2 बना लेंगे। अब हम पहले समीकरण में चाहे x का मान अपने मन से रखेंगे, y का मान निकालेंगे, या y का मान रखेंगे तो x का मान निकालेंगे। अगर ये इधर जाएगा इधर आएगा तो 3x माइनस 2 बराबर y होगा, यानी y बराबर मिला 3x माइनस 2। अब x का मान हम अपने मन से रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं 0 पर, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 गुणे 0 माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2 बच गया। तो हमारा निर्देशांक क्या मिला, पहले हम x का मान लिखते हैं, x का मान 0, फिर y का मान माइनस 2 हो गया। अगला इसी तरह से हम कम से कम 3 मान निकालेंगे। 2 मान में ही काम चल जाता है, लेकिन 3 मान अगर आप हल करते हैं तो गलत होगा तो पता चल जाएगा। तो x बराबर हमने ले लिया मान लीजिए 1, तो इसी में रखेंगे तो y बराबर हमें मिलेगा 3 गुणे 1 माइनस 2, और 3 का 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटा दिए तो 1 आ गया। अब x का मान क्या मिला, x का मान यहाँ से हमने 1 रखा, y का मान भी हमें 1 मिल गया। तो 2 मान हो चुके हैं, 1 मान और हम हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए x बराबर हमने 2 ले लिया, तो आइए थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, और x बराबर अब हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ मिला हमें x बराबर 2 पर, तो y बराबर निकालेंगे, मान इसी में रखेंगे, 3 गुणे 2 और माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 2 घटा दिए तो 4 आया। तो x का मान अगला मिला हमारा 2 और y का मान 4 आ गया। ये तो हमारा एक समीकरण हो गया। अब आगे आ जाते हैं, इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो इसमें भी आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा 9x माइनस 6 बराबर 3y, 3 का गुणा है भाग, तो y बराबर बनेगा 9x माइनस 6 बटे 3। अगर हम काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो हम काटेंगे नहीं, उसे मान रखेंगे। फिर आएंगे x बराबर 0 पर, तो y बराबर निकालेंगे, तो 9 गुणे 0 माइनस 6 बटे 3, तो यहाँ पहला 0 हो गया, माइनस 6 बटे 3 कट कर दिए तो माइनस 2 आया, यानी 0 माइनस 2 मिला। x का मान 0, y का मान माइनस 2, तो यहाँ हमें मिला 0 माइनस 2, पहला निर्देशांक हो चुका है। इसी तरह से 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो x बराबर 1 पर, तो हम आ जाएंगे, या हम माइनस 1 भी ले सकते हैं, चाहे जो मान ले लें। तो अगर हम माइनस 1 ले लिए तो यहाँ आ जाएंगे, तो y का मान, तो यहाँ मिलेगा 9 गुणे माइनस 1 माइनस 6 बटे 3, तो ये बना माइनस 9 माइनस 6 बटे 3 माइनस 15 बटे 3, 3 पचे 15 माइनस 5 हो गया। तो x का मान माइनस 1 और y का मान माइनस 5 मिल गया। इसी तरह से एक आक मान और ले लेते हैं, क्योंकि 3 मान हमने कहा, तो x बराबर मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो y बराबर निकालेंगे, फिर इसी में रखेंगे, तो 9 गुणे 3 माइनस 6 बटे 3, तो 9 त्रिक 27 माइनस 6 बटे 3, तो 21 बटे 3, 3 सते 21, यानी x का मान हमें मिला यहाँ से 3, और y का मान हमें मिल गया 7 हो गया। 0 पर माइनस 2 था, 1 पर 1 था, 2 पर 4 था, और यहाँ पर हमें मिला, अगर इसमें 3 रखते, 3 त्रिका 9 में से 2 7 आता, वही 7 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम एक चार्ट बनाएंगे, x और y लेकर के एक चार्ट बनाएंगे। अगर हम चार्ट की बात करें तो एक x होगा, एक y होगा, और एक आपका एक्स वाई बन जाएगा। या तो हम लेकर के दोनों को इसे छोड़ देंगे, एक समीकरण हमारा यहाँ से मिलेगा, ये बिंदु मिलेगा, और दूसरा बिंदु हमने यहाँ निकाला है,
ये बिंदु हो जाएगा। सारी यहाँ पर हम ले लेते हैं तीनों पदों को, और तीनों पद हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आइए अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर यह प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा बोर्ड में, तो वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। वहाँ ग्राफ पेपर इस तरह से दिया रहेगा। अब इसको हम बराबर बराबर भागों में काट लेंगे, और वहाँ ग्राफ के पेपर में आपका इक्वल इक्वल पार्ट बना हुआ रहता है। उस पार्ट से आप इसको हल कर सकते हैं, उसी से आपको वहाँ मिलाना होगा। यानी अगर यह प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर मिलेगा। तो पहला मान 0 है और y का मान -2, तो ऊपर y प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। x राइट में प्लस होगा और लेफ्ट में माइनस होगा। तो -2y का मान नीचे मिलेगा। चूँकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, इसलिए हमारा जो मान मिलेगा यहाँ 0 वाला पॉइंट यही मिल जाएगा। पहला बन गया। 1 1 दोनों प्लस हैं, तो x का मान यहाँ 1, y का मान यहाँ 1, और दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। 2 4 x का मान 2 होगा और y का मान हम 1 2 3 4। इस तरह से हमें अगर इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। ये हमारा प्रथम समीकरण बन जाएगा। और पहला समीकरण क्या था? 3x - y = 2, और इसी को हम इसी के ऊपर लिख देंगे। दूसरा आ जाएंगे, x का मान 0, y का मान -2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका कलर हम चलिए चेंज कर लेते हैं। तो 0 - 2 0 - 2 यहीं फिर से मिलेगा। -1 -5, x का मान -1 इधर मिलेगा, 5 नीचे की तरफ आएंगे। 1 2 3 4 5। अगर हम देखेंगे तो ये इसी लाइन पर ही मिलेगा। तो हमें -1 5 मिल गया। 3 और 7, x का मान 3 ले लेंगे और y का मान हम देखेंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर दूरी ये बराबर होगी तो निश्चित है यह इसी बिंदु पर जाकर के मिलेगा। और इससे इसके ऊपर फिर से हम ग्राफ खींचेंगे तो उसी के ऊपर ही जाएगा। तो दूसरा वाला जो समीकरण था, जिसको हमने लिखा था 9x - 3y = 6, ये भी समीकरण इसी के ऊपर जाएगा। चूँकि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए x और y के अनंत हल होंगे। क्योंकि जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं x एक्सिस y एक्सिस पर लंब डाला जाता है, हर जगह कटेगा। तो इसका मतलब कि अब नीचे यही हम लिखेंगे, चूँकि दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए x y के अनेक हल होंगे। तो चाहे हम अनंत हल कहें या अनेक हल कहें, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। और ये हमारा था प्रश्न संख्या 2 का क। ये हमारे खंड ब की प्रश्नोत्तर 2 का क है, और यह आपको 4 नंबर में आएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आया है, तो यदि आप वीडियो को न लाइक किए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगला हमारा आता है ख नंबर। ख क्या दिया है? तो ख दिया है हमारा कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम 2 अंक की एक संख्या मानेंगे। 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई माना जाता है।
इकाई को अगर हम x और दहाई को y मानते हैं, जो दहाई होगा उसी में हम 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ लेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 25 हो गया, तो 25 में दहाई 2 है, जो दहाई होगा उसमें 10 का गुणा करेंगे, इकाई 5 है, तो 10 दूनी 20, 5 25 के बराबर आ जाएगा। तो जो दहाई होगा उसमें हमेशा 10 का गुणा और उसी में इकाई जोड़ लेंगे तो हमें संख्या मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ भी आएंगे, हम मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा है खंड ब। खंड ब है, प्रश्नोत्तर 2 है, प्रश्नोत्तर 2 और इसका ख है, और ये भी हमारा 4 नंबर में आता है। यहाँ आएंगे हल। हल में हम मानेंगे कि माना 2 अंकों, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। इसका मतलब x हमारा दहाई है और y हमारा इकाई है। अब उसने कहा कि अंकों का योग 9 है, तो एक अंक x है, दूसरा अंक y है, दोनों जोड़ने पर कह रहा है 9 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार, तो दोनों के अंक x और y हैं, दोनों जोड़ेंगे तो 9 आएगा। उसने दिया है इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब अगला दिया है कि अगर अंक को उलट दिया जाए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, या हम लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। अंक पलटी मारेंगे तो हमारा बनेगा 10y प्लस x। ये नई संख्या बन गई। तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये 27 ज़्यादा हो गई, किससे? इससे। तो 10x प्लस y से ये ज़्यादा है, तो बराबर तब होगा जब इसमें हम 27 जोड़ देंगे। जैसे एक संख्या 8 हो गई, एक 3 हो गई, इससे ये 5 ज़्यादा है, तो अगर ये 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 हम जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये 27 ज़्यादा है तो हमने इसमें जोड़ दिया 27, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा, इसको हम राइट में ले जाते हैं या तो इसको इधर लाते हैं, तो 10y प्लस x माइनस 10x, और ये आएगा तो माइनस y बराबर 27 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ कि 10y में से 1y घटेगा तो 9y, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 9x बराबर 27। 9 हमने कामन ले लिया, y माइनस एक्स बराबर 27। 9 का भाग दे दिए तो y माइनस एक्स बराबर 27/9, 9 त्रिक 27 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण मिला, एक मिला y माइनस एक्स बराबर 3 और इसको हम 2 बना लेंगे। समीकरण नंबर 1 यहाँ है। अब हम आ जाएंगे समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है माइनस एक्स पहले y को बाद में लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई और ये बराबर हमें 3 मिला, ये 2 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर ये कट जाएगा, y 2y बन जाएगा, 9 3 12 मिल जाएगा, तो y बराबर 2 का भाग 6 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ पर y बराबर 6 रखेंगे तो x प्लस 6 बराबर 9, x बराबर 6 ले जाके घटा देंगे, 9 माइनस 6 बराबर 3 हो गया। तो अब हमें क्या मिला? संख्या। हमें x y दोनों मान मिल चुके हैं। अब हम संख्या निकालेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी? संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई। आगे हम लिखेंगे इसलिए संख्या
बराबर 10x प्लस वाई बराबर यक्स का मान 3 है तो 3 का गुणा प्लस वाई का मान हमने निकाला था, वाई का मान हमें मिला था 6 तो 6 हो गया। तो 10 तियाई 30 प्लस 6 बराबर 36 और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, जिसमें आपको मिला 2 अंकों की संख्या जो हमारी थी वह संख्या का मान क्या था 36। 2 अंकों की संख्या जिसका मान हमें 36 मिलेगा। ये था हमारा प्रश्नोत्तर 2 का ख खंड ब का। अब आगे हम आते हैं तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर हमें क्या दिया गया है, कराए ग में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा, ये ऊपर ग नहीं आएगा, उसी के नीचे हमारा घ है। कराए चित्र में यदि BD लंब है AC पर, यानी ये जो BD है यह AC पर लंब है, अर्थात यहाँ 90 अंश का कोण बना रहा है। और CE लंब है AB पर, AB हमारा है इस पर CE लंब है, माने यहाँ भी 90 अंश का कोण बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEB, AE और B, त्रिभुज AEC का मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरा त्रिभुज हमारा ADB, तो ADB ये दोनों कह रहा है आपस में समरूप हैं। दूसरा त्रिभुज ये है और ये दोनों त्रिभुज को कहा आपको दिखाना है कि समरूप है। तो अगर हम बात करेंगे समरूप की, तो समरूप होने के लिए कोण बराबर होनी चाहिए। 2 कोण बराबर हो जाएगा तब भी हमारा समरूप हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुजों को हम बारी बारी से लेंगे। तो आइए दोनों को लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा हम खिसका देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा हम खिसका देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या दिया गया है कि त्रिभुज, यानी ये हमारा है 2 का घ, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 2 का घ। अब यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज ले लेंगे कि त्रिभुज AEC तथा दूसरा त्रिभुज ADB में, माने यही दोनों हमें देखना है। तो अगर हम बात करेंगे AEC इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में हमें क्या मिला है, इस त्रिभुज में एक कोण हमें मिला है यहाँ पर 90 अंश, और ADB जो हमारा त्रिभुज ADB है, ADB इसमें भी एक कोण 90 है। तो हम लिखेंगे कोण E बराबर कोण D, कोण E बराबर कोण हमारा मिल जाएगा D, और ये बराबर 90 अंश। आगे एक कोण आ जाएंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे कोण A, और इस त्रिभुज में भी एक कोण A, ये कॉमन है। और जब दोनों त्रिभुज में एक एक कोण कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, ये हमारा होगा उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ऊपर तो लंब था इसलिए बना, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अगर एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर होगा तो बचा हुआ जो कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, या इसको हम डायरेक्ट AA समरूपता कह सकते हैं। इसलिए आ जाएंगे AA समरूपता से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AA समरूपता से। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं, तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से हमें मिलेगा ए समरूपता। समरूपता, दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। से हमें मिल जाएगा त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज दूसरा ADB, और यही आपको सिद्ध करना था। तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा घ, नंबर 2 का घ। अब आगे आते हैं, हम अंग देखते हैं। किसी भी दो त्रिभुजों में अगर दो दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा और उसे हम ए समरूपता कहते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो चुके हैं। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अंग, घ के बाद अंग 2 का। तो 2 का अंग क्या दिया है कि कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य माने Fx अपान n होता है सिग्मा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरे में आता है बारंबारता, तीसरे में आता है मध्यमान, फिर अगला आता है Fx, और यही Fx में जोड़ना पड़ेगा। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान दिया है 5, 12, 25, 10 और 8। आगे आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो 0 + 10/2, तो 10/2 यानी 5 आ गया। 20 और 10 30/2 यानी 15 मिला। 30 20 50/2 25 आएगा। 10 10 जोड़ने पर मिल रहा है तो अगला 35 आएगा और अगला 45 मिल जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग दे देंगे 45 आएगा। अब हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 5 25 मिल जाएगा। फिर 12 25 60, 6 हासिल, 12 का 12, 6 18 बन गया। तो यानी बन गया हमारा 180। फिर 25 25 में 625, फिर 35 दहा में 350, फिर 8 25 40, 8 चौक 32 और 4 36 बन गया। इसी को जोड़ेंगे तो सिग्मा Fx कहलाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 3 8 3 11, 11 2 13, 5 18, 2 20 4 24 की 4 हासिल 2, 2 1 3, 3 3 3 6 3 9, 3 12, 3 15। बाकी आप जोड़ लेंगे फिर से और यहाँ आ जाएंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा F कहिए, यहाँ पर सिग्मा F या n इसको कहा जाता है। तो 5 2 7 5 12 8 20 की 0 हासिल 2 1 3 2 5 1 6 60 आ गया। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx अपान n होता है। तो 15 40 और बटे 60 मिला, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 4 उतार लिए, 6 पंजे 30, 4 बच गया, 6 36, फिर 4 बच गया तो लगभग 6 6 आता रहेगा। तो इसको हम 25.67 भी लिख सकते हैं। और ये था हमारा प्रश्नोत्तर 2 का अंग, प्रश्नोत्तर 2 का अंग, और ये आपका 4 नंबर में आएगा। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 2 का अंग, जिसमें 25.67 आपका आंसर मिल चुका है। तो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका च। तो आइए, हमारा च क्या दिया गया है। तो हमारा च कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है।
तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मान आएगा वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें 8 मिलेगा, तो बहुलक वर्ग आपका 3, 5 वाला ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो ये हमारा F1 है, इसके पहले F0 होगा और इसके बाद में हमारा F2 होता है। तो आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे आगे हमें क्या मिल रहा है। तो हमें सूत्र जो मिलता है बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L1 प्लस, यहाँ मिलता है F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो L1 माने यही निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 3 है तो यहाँ 3 मिल जाएगा, प्लस F1 का मान यहाँ से 8 माइनस F0 का मान यहाँ से 7 और H का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, नीचे 2 गुणे F1 माने 8 माइनस F0 यानी 7 और माइनस F2 यानी 2 मिल गया। तो हमें क्या मिला 3 प्लस 8 में से 7 घटा दिए थे 1 गुणे 2, नीचे 8 दूनी 16 और 7 2 9 हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखेंगे तो 3 प्लस 2 1 2 बटे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। तो भाग दे देंगे 7 दूनी 14 यानी 3 प्लस 0.7 दूनी 14, 2 बार गया, 6 बचा, 7 अठे 56, 4 बचा, 7 बचे 35 हो गया। जोड़ लेंगे तो 3.285 यानी लगभग इसको हम 3.28 या 3.29 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, इसमें हमें आंसर मिला च वाले में प्रश्नोत्तर खंड ब के प्रश्नोत्तर 2 का च था। इसमें आपको केवल 5 करने हैं, एक आपको छोड़ देना है। तो जो जो आता है उसको आप 5 हल कर लेंगे, जो नहीं आता रहेगा या बड़ा रहेगा उसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, कह रहा है प्रश्नोत्तर 3। अब ये 6 नंबर का आएगा, ये हमारा प्रत्येक 6 नंबर का होगा, लेकिन पहले वाले में स्टार लगा है, इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अथवा वाला हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम खंड ब प्रश्नोत्तर 3 अथवा, चूंकि हम अथवा वाला हल करेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या दिया है, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्ग हैं और दोनों के क्षेत्रफल जोड़ने पर 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर कह रहा है 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे हल में मानेंगे कि दोनों वर्ग में एक वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y है, या a और b ले सकते हैं, a1 a2 ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि माना 2 वर्ग की भुजाएं क्रमशः x तथा y हैं, यानी एक भुजा x हो गई, दूसरी y हो गई। अब कह रहा है क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा, तो हम लिखेंगे पहले का क्षेत्रफल a1 बराबर, a बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो इसी से मिल जाएगा हमारा कि x स्क्वायर। दूसरा आ जाएंगे a2 दूसरा क्षेत्रफल, तो a2 स्क्वायर और दूसरी भुजा हमारी y हमने माना है तो y स्क्वायर। और कह रहा है दोनों को जोड़ने पर 117 आएगा, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमें क्या मिला कि x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा दिया है यदि उनके परिमापों का अंतर, अब दोनों का हम परिमाप निकालेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे, परिमाप, परिमाप। तो परिमाप हमें क्या मिल जाएगा, तो पहला परिमाप अगर हम P1 मान लें तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो यहाँ बन जाएगा 4 इंटू ए और ए का मान हमने x माना है। इसी तरह से P2 ले लेंगे तो 4a2 होगा और 4y बन जाएगा। अब दोनों का अंतर लेना है। अब हमें पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, किसी एक को बड़ा किसी एक को छोटा हम मान सकते हैं। यहाँ आप आ जाएंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो दोनों का अंतर यानी P1 माइनस P2 हम कह सकते हैं 4x माइनस 4y होगा, और ये बराबर दिया है, और दिया कितना है 12। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लेके भाग दे देंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 4 कॉमन होगा, x माइनस वाई होगा बराबर 12। तो x माइनस वाई बराबर 12/4, 4 तिहाई 12। तो x माइनस वाई बराबर 3 मिला। अब अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 3 प्लस वाई बन जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। चलिए इसको हम 2 बना लेते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 और दूसरा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। समीकरण 2 यहाँ है, इससे x का मान इसमें रख देंगे और फिर इसको हम हल करेंगे। तो आइए तो हम यहाँ आ जाएंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 है। तो x का मान मिला है 3 प्लस वाई या y प्लस 3 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर। 117 इधर आएगा तो 117 माइनस हो जाएगा और 0 बच जाएगा। स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6y और प्लस वाई स्क्वायर एक पहले से बैठा है, और माइनस हमें मिलेगा 117 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर और प्लस 6 या y, ये प्लस 6y। 117 में से 9 घटा देंगे क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो 17 में से 9 8 17, 0 1 और ये बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर 2 तिहाई 6 और 2 का भाग 2 पचे 10, 2 चौका 8 बराबर 0। 2 का 0 में भाग खत्म, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। 9 छक 54, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। गुणनखंड करना है तो बनेगा 9y माइनस 6y, क्योंकि 9y में से 6y घटा देंगे 3y मिल जाएगा, आगे माइनस 54 बराबर 0 होगा। गुणनखंड कुल 12 प्रकार के होते हैं। अगर आपको समस्या बनती है तो चैनल में आपका गुणनखंड का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर टोटल टाइप के गुणनखंड आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के गुणनखंड वहां पर अलग अलग लेक्चर में बताया गया है, पूरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में से y का मान तो y प्लस 9 बनेगा, दूसरे में 6 का मान तो y प्लस 9 बन जाएगा। माइनस कॉमन लिए इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में बना और दूसरे में बाहर वाला y माइनस 6 बराबर 0 बना। अब इसको 0 करेंगे तो y बराबर माइनस 9 मिलेगा और इसको 0 करेंगे तो y बराबर 6 मिलेगा। चूँकि भुजा की लंबाई
वर्ग की भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर 6 हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, भुजा एक मान मिल गया y बराबर 6। आगे आ जाएंगे इसके आगे, तो इसलिए वर्ग की भुजा, भुजा एक हमारा था x, दूसरा था y, और पीछे हम पा चुके हैं x बराबर 3 प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं 3 प्लस वाई और दूसरा y का मान 6 मिला, तो 3 प्लस 6 और दूसरा 6, तो बना पहला 9, दूसरा 6। इसका मतलब है कि वर्ग की भुजा या भुजाएं कितना होंगी, 6 तथा 9 होगी। 9 और 6 या 6 और 9, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो हमारे वर्ग की जो भुजा बनेगी 9 और 6 मीटर मीटर बन जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक मिला हमारा 6 मीटर, दूसरा मिल गया 9 मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 3 का अथवा वाला। क्योंकि ऊपर वाला स्टार है और स्टार वाला इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, तो हमें अथवा वाला यानी नीचे वाला हल करना था। अगला हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं 4 क्या दिया गया है। तो 4 में हमेशा ऊंचाई दूरी का प्रश्न आता है, और एक प्रश्न फिक्स है, और ये 6 नंबर का आएगा ही आएगा। ऊंचाई दूरी में आपके एक प्रश्न फिक्स हैं, और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, और दोनों ही आप देखेंगे, नेक्स्ट अगला भी देखेंगे, तो ये भी हमारा ऊंचाई दूरी का ही प्रश्न रहेगा। तो इसलिए ऊंचाई दूरी में एक प्रश्न फिक्स है, वो 6 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 4 क्या दिया गया है, अब इसको हम लेते हैं। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 तथा 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का दिया है। तो यहाँ कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये हमारी मीनार हो गई, और इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गया। मीनार को हम मान लेंगे ए बी है। अब आधार पर एक मकान होगा, और ये आपका मकान मान लीजिए सी डी है। अब मीनार की चोटी से मकान की छत और आधार को मिलाया गया, तो यहाँ पर छत का अनुमान कोण दिया है कि पहला दे दिया है छत, दूसरा आधार। तो पहला कोण 45, यानी ये कोण 45 है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे, ये समांतर है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से ये कोण आपका 45 अंश बन जाएगा। दूसरा नंबर, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है, तो इसका मतलब ये और ये समांतर है, तो ये 60 है, तो ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। मकान की ऊंचाई को हम यच मान लेंगे, और दोनों यानी मीनार और मकान के बीच की दूरी को यक्स मान लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपको रचना लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि माना ए बी 60 मीटर ऊंची मीनार है, जिसके आधार ए से x मीटर दूर स्थित बिंदु सी पर सी डी यच मीटर ऊंचा मकान है। मीनार के शीर्ष बिंदु या शिखर बी से मकान की छत डी का अनुमान कोण 45 अंश तथा मीनार बी की छत मकान के आधार सी का अनुमान कोण 60 अंश है। इतना आप लिखेंगे, तब उसके बाद लिखने के बाद हल में इतना लिखने के बाद तब आप हल करेंगे। पूरा लिखना होगा कि माना ए बी 60 मीटर ऊंची मीनार है, जिसके आधार ए से x मीटर दूर स्थित बिंदु सी पर सी डी एच मीटर ऊंचा मकान है। मीनार के शिखर बी से छत का अनुमान कोण 45 तथा मीनार के शिखर बी से आधार का अनुमान कोण 60 अंश है, इसलिए एकांतर कोण से ये 45 और ये 60 अंश हो जाएगा।
अब आ जाएंगे हम पूरे त्रिभुज में, पहले ले लेंगे तो पूरा त्रिभुज में हम निकाल लेंगे। तो इसमें आ जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में हमें मिलेगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब माने ए बी बटे आधार यानी ए सी। तो ए बी का मान 60, ए सी का मान यक्स, tan 60 का मान करनी में 3, तो 60 बटे यक्स हो गया। अब अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो यक्स बराबर 60 बटे करनी में 3। अब इसको हम चाहें तो अभी हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो 60 बटे करनी में 3 है, करनी में 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे 3 बन जाएगा। 60 करनी में 3 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 20 आएगा। तो 20 करनी में 3, यानी ये बन गया हमारा दोनों, यानी मीनार और मकान के बीच की दूरी। दूसरा नंबर हमें निकालना है इस एच का मान। तो पूरी दूरी 60 है, नीचे वाली दूरी एच है, ऊपर वाली दूरी अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहें तो पूरी दूरी में से नीचे वाली दूरी घटाएंगे तो 60 माइनस एच बन जाएगा। अब ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा। अब यही हम लेंगे आगे। तो आगे हमें मिलेगा क्या, आगे हम आ जाएंगे त्रिभुज ऊपर का डी, ए बी सी डी था, यहाँ एक बिंदु हम ई मान लेंगे। तो हमारा त्रिभुज डी ई बी में हम आ जाएंगे, त्रिभुज डी ई बी में। तो आगे लिखेंगे इसके आगे कि त्रिभुज डी ई बी में, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 अंश बराबर लंब हमारा बनेगा बी ई, ये बना बी ई, आधार बनेगा डी ई, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बी ई का मान यहाँ मिला है 60 माइनस एच हो गया, और डी ई का मान सी ए के बराबर है और इसका मान एक्स है। tan 45 का मान 1 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 60 माइनस एच हो गया, और यक्स का मान हमने निकाल लिया है 20 करनी में 3। तो यहाँ रख देंगे 20 करनी में 3 बराबर 60 माइनस एच, ये जाएगा माइनस, ये इधर आएगा प्लस होगा। तो एच बराबर 60 माइनस 20 करनी में 3, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। दोनों में से 20 कामन ले लेंगे तो 20 तिहाई 60 और माइनस 20 हमने कामन ले लिया, करनी में 3, ये एच बन जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, इस तरह से दो आंसर मिल गए। मीनार की ऊंचाई ये हो जाए, सॉरी मकान की ऊंचाई ये बन जाएगी, और मीनार व मकान के बीच की दूरी ये बन जाएगी। तो यही हम लिख देंगे। इसलिए में मकान की ऊंचाई बराबर यच था, और ये मान मिला 20, 3 माइनस करनी में 3। दूसरा मिल गया मीनार तथा मकान के बीच की दूरी, और ये बराबर हो जाएगा हमें 20 करनी में 3 मीटर, और ये भी हमारा मीटर, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिला, ये था प्रश्नोत्तर 4 का पहला। इसके नीचे अथवा है, या तो इसको आप हल करेंगे या तो इसके नीचे का हल करेंगे, दोनों में से किसी एक को आप हल कर सकते हैं। तो आइए इसका हम फिगर देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप इसको हल करके बताएंगे। तो दिया क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो ये आपकी सड़क हो गई, और इसकी चौड़ाई दिया है कितना, 80 मीटर है। एक खंभा यहाँ है और एक खंभा यहाँ है, और दोनों की ऊंचाई समान है।
फिर क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 हैं। अब बीच में कहीं एक बिंदु है, तो एक कोण ये और एक कोण ये बना, तो ये कोण चूंकि दूरी है तो कोण छोटा है, तो इसको हम 30 मान लेंगे और इसको हम 60 मान लेंगे। फिर क्या कहा कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले उसने 60 कहा था, तो इसका मतलब है सारी ये छोटा है तो ये 60 हो गया। तो पहले 60 कहा था, तो पहली दूरी हमें ये ज्ञात करना है, इसी को हम यक्स मानेंगे। तो पूरा 80 था, 80 में से यक्स घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा उस साइड का। अब बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज लेकर के और इसको हल करेंगे। ए बी एक खंभा, सी डी दूसरा खंभा, बीच में बिंदु आपका ई बन गया। अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज में अगर हम आते हैं, त्रिभुज डी सी ई, हल पूरा वही लिखेंगे। फिर से रचना जरूर लिखना है आपको कि माना ए बी तथा सी डी दो समान ऊंचाई एच के खंभे हैं जो सड़क के दोनों किनारों पर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। AC के बीच एक बिंदु E पर B का उन्नयन कोण 30 अंश और D का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमने ले लेंगे त्रिभुज यानी डी सी ई में, और यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब दूरी ये होगी h, आधार ये दूरी होगी x, tan 60 का मान करणी में 3, तो h अपान x तिर्यक गुणा, तो h बराबर करणी में 3x, समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में आ जाएंगे। अगला जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, और यहाँ लगाएंगे हम tan 30 डिग्री, और ये बराबर होगा फिर लंब माने h और आधार माने 80 माइनस x होगा। इसका मान 1/3 बराबर h बटे 80 माइनस x हो गया, तिर्यक गुणा। तो हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 80 माइनस x बराबर होगा करणी में 3h हो जाएगा। h का मान करणी में 3x है, तो यहाँ हम करणी में 3x रख सकते हैं। तो करणी में 3 गुणे h और h का मान करणी में 3x हो गया, तो ये बन गया 3x। और यहाँ आ जाएंगे, ये x जाके जुड़ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हम यहाँ आ जाते हैं और इसको ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, एक x जाके जुड़ेगा तो 4x बराबर यहाँ 80 बच जाएगा। 4 का भाग दे देंगे तो 80/4, 4 दूनी 8, यानी 20 मीटर आपका आंसर बनेगा। ये पहले खंभे से दूरी हो जाएगी, तो अगली दूरी 60 बन जाएगी। दूसरा नंबर हमें h ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h बराबर था करणी में 3x, और करणी में 3x, x का मान 20, तो बन जाएगा 20 करणी में 3 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि खंभे की ऊंचाई 20 करणी में 3 मीटर तथा पहले खंभे से दूरी आपको मिली थी 20 मीटर, और दूसरे खंभे से दूरी तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 बन जाएगा। यानी पहले खंभे से दूरी जो बनेगी वो x है, वो 20 मीटर, और दूसरे खंभे से दूरी जो बनेगी वो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो ये आपके 3 आंसर होंगे। खंभे की ऊंचाई 20 करणी में 3 मीटर, पहले खंभे से दूरी 20 मीटर, दूसरे खंभे से दूरी 60 मीटर। अगला हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या दिया है, अब हम उसको देखते हैं। 5 में पहले में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है यह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा, यहाँ स्टार लगा है। तो हम इसका अथवा देखते हैं, अथवा में भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आपको कुल
1 से लेकर 20 प्रश्न मिलेंगे खंड अ में, और खंड ब में आपको मिल जाएगा कुल 5 प्रश्न, जिसमें आपको पहला 2-2 नंबर का 6 रहेगा, दूसरा 4-4 नंबर का जिसमें 5 करना होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा 6-6 नंबर के होंगे, उसमें 2-2 प्रश्न रहेगा, या तो ऊपर का करिए या तो नीचे का करिए। आपको अगर अनसॉल्व की प्लेलिस्ट देखना है तो यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे जीरो टू जीनियस। यहाँ मिलेगा ZERO टू जीनियस GENIUS, उसके बाद 2, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और इस चैनल में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये चैनल मिलेगा। इस चैनल में जा कर के आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस चैनल में आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट है, वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट है। तो हम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमें पूरा प्लेलिस्ट, जैसे ये साइंस का, ये आपका फैक्टर का मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कंस्ट्रक्शन, हमें जानना है अनसॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट लेना है तो यहाँ पर आएंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025, इसमें आपका ये प्लेलिस्ट होगी। और इसमें हम देखेंगे तो पूरा एक तरफ से 2024, 2023, बाकी ये आपके अनसॉल्व पेपर डाले गए हैं। यहाँ से जाकर के आप एक तरफ से पूरा अनसॉल्व पेपर का देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।